हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने आपको भारत के संविधान को, भारत के जो तस्वीर है उन इमेजेस के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं कि वो सारी बातें आपको पसंद आई होगी। वास्तव में उसमें हमने कुछ भी बात नहीं किया, कुछ भी जिक्र नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने तस्वीरों को दिखाकर इस बात का एहसास कराने की कोशिश की कि वास्तव में भारत का संविधान कितना खूबसूरत है। उन तस्वीरों के आईने से अगर देखा जाए तो हमारे देश का जो संसद है वो संसद किस रूप में हमारे देश के संविधान का रिप्रेजेंट करता है, कैसे हमारे देश के जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सदस्य ने कितनी मेहनत से, कितने लगन के साथ हमारे देश के संविधान को तैयार किया। लेकिन जब इसकी बातों को हमें समझना होगा, जब हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, जब हम और गहराई में उतरेंगे संविधान के अंदर, तो वैसे वैसी बातें स्पष्ट होती चली जाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वास्तव में आपको शायद पता होगा एक शब्द न्यू नॉर्मल का, जो लॉकडाउन का जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन के बाद जो सामान्य जीवन होने वाला है, वो सामान्य जीवन लॉकडाउन के पहले के सिचुएशन यानी कोविड-19 के पहले के सिचुएशन से किस रूप में भिन्न होगा, किस रूप में अब जिंदगी जो है वो क्या है कि सामान्य सी जिंदगी जो होगी वो जिंदगी किस रूप में पहले की सामान्य जिंदगी से भिन्न होगा। इसी को न्यू नॉर्मल कहकर क्वाइंड किया जा रहा है, ऐसे शब्द का से परिभाषित करने की कोशिश हो रही है। और वास्तव में इस बात को समझ लीजिए कि अगर हम ऑनलाइन स्टडी की बात करें तो ऑनलाइन स्टडी में भी अब वास्तव में वही अच्छा कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा, इसमें क्रांति पैदा कर पाएगा जो नित्य नवीन प्रयोगों का इस्तेमाल करेगा। चूंकि टेक्नोलॉजी है ना, और टेक्नोलॉजी में जो नए नए चीज़ों का नए नए रूपों में प्रस्तुत कर रहा है, उसका ही वास्तव में कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में उसका ही प्रस्तुतिकरण जो है वो आगे आने वाले समय में उसको रेखांकित किया जाएगा। और क्रांति वास्तव में तभी आती है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जब उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग उस रिवॉल्यूशन को और भी धार देने में करते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में कोई भी जो विषय है उस विषय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम कैसे उसको रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सकते, कैसे लड़कों के ऊपर, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उसके ऊपर दिमाग पर अनावश्यक दबाव डाले। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, टीचर्स लिख रहा है, हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम होती है, हैंडराइटिंग में क्या है, लिख दिया, बोल दिया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में क्या है कि ऑनलाइन में आप लेक्चर्स बोल बोल कर जो लिखवाते हो रहा, ये वास्तव में बहुत ही बोरिंग होता है। ये हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, लेकिन इसका हमने समाधान ढूंढा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बात नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं जो वास्तव में YouTube की दुनिया में बिल्कुल नायाब है, बिल्कुल अजूबा है और अद्भुत इस रूप में है कि वो क्या है कि उसका प्रस्तुतिकरण हमने कुछ इस तरह से करने की कोशिश की जिसमें हमारा भी समय बचे और आपको भी रोचक लगे, और साथ में जो सारी बातें जो लिखने की है वो लिखी हुई बातें हमने इतने स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है और आपको समझाने की हमने कोशिश किस रूप में की है ये अभी आगे पता चलेगा। और इस रूप में जैसे ही आप समझोगे ना, जैसे ही आप इस चीज़ को धीरे धीरे अपनी आदत में, अपनी व्यवहार में उसको शामिल करते जाएंगे, वैसे वैसे इतना रोचक होगा और इतना मतलब उसका जो प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, वो प्रस्तुतिकरण आपके जीवन में और या कह सकते एग्जामिनेशन हॉल में वो इतना शानदार होगा कि फिर आप कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो आप उम्मीद रखिए, आप विश्वास रखिए, हमने जो तरीका अपनाया है वो तरीका आपको ही ध्यान में रखकर अपनाया है। और हम निश्चित रूप से 1 घंटे की जो क्लास आप सामने में देखते हो ना, ये जो रियल जो लाइफ है एक प्रकार से, इसके पीछे हम कितना रियल लाइफ में वक्त व्यतीत करते हैं इतने शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए, ये शायद इस बात का एहसास आपको होगा क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आप निश्चित रूप से IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, आपकी समझ निश्चित रूप से परिपक्व होगी और वो सारी बातें आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ाने वाले हैं एट ए ग्लांस हम देख लें, पहले हम आपको समझा दें ताकि आपको ये पता चले कि हमारी जो ये क्लास है वो क्लास आज कहाँ और किधर जाने वाली है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखिए, ये एग्जैक्टली देखा जाए
तो ये हमारा पहला चैप्टर है। और जो भी लिखेगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, एकदम आराम से देखिए, यही अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो यही आपका चैप्टर है, यही भारत का संविधान है। आप संविधान पहला चैप्टर लिखिएगा, संविधान का अर्थ और प्रकार क्या है, आप इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने आपको क्या किया, इसके आगे देखिए हमने क्या बताया। सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश की है कि संविधान का अर्थ क्या है। जब तक हम संविधान का तात्पर्य नहीं समझेंगे, ठीक है, संविधान किसे कहा जाता है, जब हम यही नहीं समझेंगे तो वास्तव में संविधान कैसे पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह से जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं, तो जब तक प्रस्तावना याद नहीं होगा तो हम कैसे, संविधान की कुंजी ही हमें पता नहीं है तो हम संविधान का जो दरवाजा है वो दरवाजे में लगे ताले को खोलेंगे कैसे। तो उसके अंदर प्रवेश करने की जो कुंजी है वो कुंजी हमारी जो है सशक्त होनी चाहिए, यानी प्रस्तावना एकदम रटा होना चाहिए। प्रस्तावना की जो बातें हैं, एक एक बातें जो है बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो जो बेसिक चीजें होती है ना, उन बेसिक चीजों को, उन बेसिक बातों को यदि समझ लिया जाए तो फिर वो विषय बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए हमने सबसे पहले इसी बात को समझाने की कोशिश की है, या करेंगे हम, कि संविधान वास्तव में कहते किसको हैं, उसका अर्थ क्या है, उसके क्या प्रकार हैं, यानी संविधान किसे कहा जाता है। अब देखिए ये आपका अपना नोट्स है जो है ना, आप बनाओगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहला जो है, पहली जो बात आप लिखोगे ना, पहली जो बात आप लिखेंगे वो बात क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे संविधान का अर्थ और प्रकार, ठीक है। देखिए मैं तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे इसको, इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरा जो है आप लिखेंगे संविधान का अर्थ और प्रकार जो है, इसमें क्या सवाल हम करने वाले हैं, संविधान किसे कहा जाता है, यह साधारण विधि से किस रूप में भिन्न होता है, संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ती है, संविधान कितने तरह के होते हैं। आप ये समझोगे, आप सोचोगे कि ये तो वास्तव में मुख्य परीक्षा की बात है, ये प्रारंभिक परीक्षा में क्यों बात हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वास्तव में संविधान या किसी भी विषय में कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रीलिम्स और मुख्य दोनों परीक्षा में या दोनों तैयारी में वो कॉमन होती है, ठीक है। हम लोकसभा, राज्यसभा पढ़ेंगे, हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, क्या प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो क्या हम समाजवाद परिभाषित नहीं करेंगे, और जब मुख्य परीक्षा में पढ़ेंगे तब भी हम समाजवाद परिभाषित करेंगे। जब हम प्रीलिम्स में जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो क्या वहां पे पंथ निरपेक्षता को डिफाइन नहीं करेंगे, तो जब हम मुख्य परीक्षा में पढ़ेंगे तो वहां भी डिफाइन करेंगे। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो प्रीलिम्स और मुख्य दोनों परीक्षाओं में क्या होता है, वो समान जो है वो क्या है कि एक प्रकार का एक्सप्रेशन की या एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए संविधान जब हम प्रारंभ कर रहे हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो, अगर हम सबसे पहले इस बात को समझ लें कि संविधान कहते किसको है, संविधान किसे कहा जाता है, अगर हम इस बात को समझ लें संविधान कितने तरह के होते हैं, भारत का संविधान उसमें किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि नम्य संविधान किसको कहते हैं, फ्लेक्सिबल जो है कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, किसको हम इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम कैसे, ये मतलब जो सवाल आएगा कि भारत का संविधान कैसा है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि ये नम्य संविधान है, ये अनम्य संविधान है, ये नम्य और अनम्य के बीच का संविधान है, इसके संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब आप समझो कि यहां पर नम्य और अनम्य संविधान को जब तक हम परिभाषित नहीं करेंगे, जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, हम कैसे कह दें, कैसे हम उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो यहां पर क्या है, जब हम समझाएंगे तो ये मुख्य परीक्षा की भी बात है, ये भी प्रीलिम्स की भी बात है, अप्रोच थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहां पर हमें बातों को एकदम दिमाग में रखने की कोई टेंशन नहीं रहती है प्रीलिम्स में। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने समझ लिया तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उस 4 ऑप्शन में क्लिक कर जाएगा, अरे यही तो सवाल, यही तो जवाब है। लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा में जाते हो ना, तो आपके दिमाग में वो सारी बात एक क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, सिलसिलेवार से होना चाहिए, कम से कम शब्दों में होना चाहिए, और फिर उसको आप क्या करते हो, वहां पर लिख देते हो। यही तो फर्क होता है ना प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में। तो इसलिए ये जो चैप्टर है ना, ये प्रीलिम्स का भी चैप्टर आप कह सकते हो और मुख्य परीक्षा का भी चैप्टर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की कि देखिए संविधान क्या है। अब देखिए ये भी जब हम बताएंगे तो यहाँ पे आप नहीं लिख सकते संविधान, लिख लिया आपने, इसको सर्वोत्तम सर्वोच्च आधारभूत विधि कहा जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिखवाऊं, यहाँ पे खड़ा होके बोलूं आपको कि आप लिखिए संविधान सर्वोच्च आधारभूत, और कह सकते हैं कि ये सर्वोत्तम जो है विधान होता है। अब ये बोल रहे हैं और मैं यहाँ पे लिख चुका हूं,
और इसको आपको करना और सब सिलसिलेवार है, इसको आप क्रमशः लिखते जाइएगा। आप अपने नोट्स मिलेंगे। पहले क्या करिएगा कि पहले स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे लेक्चर्स को पूरा सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि एक बात समझ लीजिएगा, जब तक आप विश्लेषण के प्रति आपका आकर्षण पैदा नहीं होगा, आप भूल कर भी आईएएस की तैयारी मत करिएगा, पीसीएस की तैयारी मत करिएगा। अगर सिर्फ फैक्ट्स के लिए आए हो, सिर्फ नोट्स बनाने के लिए अगर आप आए हैं, तो आप इतना समझ लीजिए फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी मत करिए, ठीक है। और जो है वो क्या है कि जब तक विश्लेषण जो हम कर रहे हैं, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी विषय का, उस एनालिसिस के प्रति अगर आपके मन में आकर्षण पैदा नहीं हुआ है, इसका मतलब है यू आर नॉट सुटेबल फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए आप सुटेबल नहीं है। इसलिए बेहतर होगा आप अपना ट्रैक चेंज कर दीजिए। समय गंवाने से कुछ भी नहीं होना है, आपको जो है इस बात को समझना है। तो मैंने आपको, आप ये समझिए YouTube में क्या इस तरह से हो रही है बातें, क्या मैंने कोशिश जो किया है आपके लिए ही तो कर रहे ना। हम सीधा जो है यहाँ पे आते, मैं भी बोलकर आपको लिखवाना स्टार्ट कर देता है ना, लिखवाना स्टार्ट करता, तो वहां पर क्या है कि समय भी जाता है। और कोई जो भी लिखाता है, मैं किसी को खराब और अच्छे की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कोशिश ये करता हूं। मैंने हमेशा यही कहा है अपने सारे बच्चों से, सारे स्टूडेंट से, मैं यही कहता हूं, मेरा किसी से कोई ग्रीवेंसेस नहीं है, ना तो किसी स्टूडेंट से, ना ही किसी टीचर से, क्योंकि हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है। बस मैं ये कोशिश करता हूं कि कुछ बेहतर करूं आपके लिए, ताकि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाए वो विषय, और वो विषय से संबंधित जो बुनियादी बातें हैं वो अपने आप एक प्रवाह जो है बनता चला जाए। एक कहते हैं ना बहना, विषय के साथ बहने लगना, आप विषय के साथ बहने लगिए, बस यही कोशिश होती है। और मैं, मेरी तरफ से किसी भी तरह की कभी कोई गलती हो जाती है, मेरा कभी भी कोई, मैं इथिक्स भी पढ़ाता हूं, और इथिक्स केवल पढ़ाता नहीं हूं, मैं इथिक्स जीता हूं। मैं मॉरलिटीज के साथ जो है अपनी जिंदगी बसर करता हूं, और मेरा किसी से कोई ग्रीवेंसेस नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। हमें कोई सेवा देता है, कोई ऑप्शन कोई हमें देता है, कोई कहता है कि आप ये करिए, तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि किसी का क्या होना है क्या नहीं होना है। हमें कहा गया तो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। अब वो संस्था देखिए क्या होता है, संस्था को आगे ले जाना है, और उसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या सही और गलत हो सकता है, वो हमें जो भी बताएगा वो मैं करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर अब देखिए क्या है, इस चीज को जब हम बताएंगे ना, तो आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सब क्रम से चल रहा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं आपने पहला पेज लिखा, उसके बाद दूसरे अगले लाइन में ये लिखेंगे आप। और यहां पे देखिए कितना साफ लिखा है कि अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है, लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से निकला है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका तात्पर्य क्या होता है ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, जस्ट अभी मैं बता रहा हूं। देखिए अब संविधान की परिभाषा, अब ये परिभाषा बाबा साहब अंबेडकर, आप बोलोगे ये परिभाषा की क्या जरूरत है प्रीलिम्स में, तो देखिए परिभाषा को क्यों देखा जाता है। आप जितनी भी किताबें पढ़ते होंगे, चाहे प्रीलिम्स का पढ़िए, मुख्य परीक्षा, मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं, मैं किसी गाइड की बात नहीं करता हूं, और ना ही मेरा जो सोर्स होता है ना वो गाइड नहीं होता है, मैं किसी गाइड से मैं नहीं पढ़ाता हूं। मेरे पास अपने स्वयं प्रॉपर, कभी मैं आपको अपना स्टूडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी क्या व्यवस्था और कैसी किताबें रहती है, सब रिसर्च बुक्स रहते हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ, नेट से भी जो है वो क्या की कोशिश करता हूँ, और मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं 20-22 सालों से पढ़ा रहा हूं, और मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी एक अच्छा छात्र रहा हूं, एग्जाम दे रहा हूं, होना या ना होना, मैं एग्जाम दे रहा था, दे नहीं रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि होना या नहीं होना अलग चीज है, लेकिन मेरा अपना एक अनुभव है, क्यों नहीं होता है, क्यों हो जाता है, क्यों नहीं हुआ मेरा, ये सारे अनुभव हैं। और वो जो कमियां थी, जो हमारे टीचर्स उस कमी को पूरा नहीं कर पाए, मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं आपके लिए टीचर हूं तो जो कमियां हमारे टीचर्स ने हमारे प्रति दिखाई या रखी, या कह सकते कि उतना परफेक्ट वो नहीं थे, मैं अपनी परफेक्शन देने की हमेशा कोशिश करता हूं। इस बात को आप महसूस भी करते होंगे, इसको हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये समझ लीजिए कि आप इस बात को महसूस भी करते होंगे। तो यहां पे देखिए क्या है, संविधान की परिभाषा। अब संविधान की परिभाषा की बात करें, बाबा साहब अंबेडकर जो कहते हैं वो क्या कह रहे हैं, ये आप जब समझोगे ना, जब एनालिसिस करेंगे, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, प्रारंभिक की परीक्षा में केवल तथ्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो सी सेट है, ध्यान रखिएगा कि क्या था सी सेट के पहले की क्या स्थिति, फिर सी सेट आया क्यों। सी सेट में भी आप जब सवाल देखते हो, सवाल तो वही है ना,
सवाल वैसा ही, फिर इसको सीसेट क्यों कहा जा रहा है? सीसेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहिए। आपको जो है एप्टीट्यूड, कहने का मतलब जो चीजें आप जो ज्ञान हासिल कर रहे हो उस ज्ञान का एप्टीट्यूड, वो कितनी कुशलता के साथ उसे अपना रहे हो और डे टू डे लाइफ में उसको कितना प्रैक्टिकली जो है उसको इंप्लीकेट कर पा रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। ये बातें जब तक आपको पता नहीं होगा तो फिर आपको उस विषय की गहराई के बारे में क्या जानकारी है, फिर क्या आप कैसे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, कैसे उसको डे टू डे लाइफ में आप प्रयोग कर पाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा, सीसेट है, इसलिए मैंने उसी टेम्परामेंट को ध्यान में रखते हुए जो आईएएस और पीसीएस सिविल सर्विसेज जो टेम्परामेंट की ज़रूरत है, जो स्टूडेंट्स के अंदर जो खोजता है, जो महसूस करता है, वो यही होना चाहिए। और इसमें हम इसको बताएंगे। इसके बाद के संथानम ने क्या कहा ये बताने की कोशिश करेंगे। संविधान के बारे में प्रोफेसर डाइसी का क्या ओपिनियन है वो मैं बताऊंगा। और लास्ट में जो है ये क्या है, संविधान क्या है, निष्कर्ष के तौर पे जो है इतनी बातें पिछले में जो किया कई पेजेस में, उसमें जो बातें उसका क्या निष्कर्ष निकल कर आया, ओवरऑल संविधान क्या है, ठीक है। इसके बाद जो प्रारंभ होगा, संविधान क्या निष्कर्ष होगा, इसके बाद प्रारंभ होगा कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे। चूंकि प्रीलिम्स की भी बात कर रहे हैं तो हम लोग इस बात को भी जहां जहां फैक्ट्स की जरूरत होगी वहां पे फैक्ट्स, और सब क्रम से है, सब आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पे मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये एकदम नोट्स है, इसको आप मेहनत करके, आपको मेहनत करना है। ये बात, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डायरेक्ट तो आ नहीं गया ना, ये हमने यहाँ पर लैपटॉप में बैठकर हमने उसको टाइप किया है। और ताकि, और आपको अब जब मैं टाइप कर सकता हूं तो आप इसको अपनी कॉपी में नहीं लिख सकते हैं, आप कॉपी में लिखिए, नोट्स उसका बनाइए, ठीक है ना। आप वीडियो, कितनी बार आप वीडियो देखोगे, तो यहां पे जो लिखी हुई चीजें हैं यही मैं बोलकर लिखा था, ये एकदम साफ है, अपना देखिए और लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट पे बना लीजिए। बाद में जाकर आप उसको जो है स्क्रीनशॉट का जो कैटेगरी जो भी किया है क्लास, उसको खोलिए और उसके बाद वहां पर सारी बातें लिखी होंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए अब संविधान वर्सेस साधारण विधि, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉमन लॉ में क्या अंतर है। देखिए ये सब साइंटिफिक तरीका है, ये आप तक पहुंचने का, समझाने का बातों को। और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हो गया वर्सेस साधारण विधि, ये क्या होता है, वो क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, ये हम आपको समझाएंगे। इसके बाद संविधान के कितने प्रकार हैं, ठीक है, संविधान के क्या प्रकार, देखिए हमने इसको पूरा डायग्रामेटिक जो है फॉर्मेट समझाने, कितना साइंटिफिक है। हमने एक ट्रेडिशनल जो तरीका है पढ़ाने का, उस ट्रेडिशनल तरीके से कुछ रिसर्च मैं केवल विषय पे नहीं करता हूं, मैं प्रेजेंटेशन पे भी रिसर्च करता हूं, शोध करता हूं और उसको मतलब रोचक बनाने की कोशिश करता हूं। और रोचक बनाने का मतलब है आसान हो जाए आपके लिए बातों को समझना आसान हो जाए। तो यहां पे देखिए संविधान के प्रकार है। अब पहले हमने मोटे तौर पर बताया, अब एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। अब पहला हो गया, पहला प्रकार कैसे, क्या क्या प्रकार है, ये हमने आपको बताया। इसके बाद दूसरा संविधान का प्रकार क्या है, तो ये डायग्राम जो है ना, ये जरूर आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। और मैं दूर रहूंगा, इसलिए दूर हूं ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्रमशः वैसे ही आप, जैसे जैसे मेरा पेज खुलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही आपके पेज भी आगे बढ़ते जाने चाहिए। या फिर एक पेज में 2-3 बातें लिख सकते हैं, 2-3 बातें लिखते जाइए और क्रमशः आगे बढ़ते जाइए। फिर इसके बाद देखिएगा संविधान के प्रकार, तीसरा प्रकार हो गया। और इसके बाद भारतीय संविधान पर आइवर जेनिंग्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आइवर जेनिंग्स है ना, ये आलोचना ही करेंगे, ठीक है ना। ये भारत के संविधान की क्या करेंगे, आलोचना। आ से आइवर जेनिंग, आलोचना। तो इनका क्या ओपिनियन है, भारत का संविधान किस कैटेगरी में है, नम्य अनम्य, इसमें क्या है। फिर इसके बाद भारतीय संविधान पर केसी वियर और अन्य लोगों का क्या कहना है। और लास्ट में देखिए क्या है, वस्तुतः इसकी संशोधन, यानी हमारे देश के संविधान के बारे में कहा जा रहा है कि लचीलेपन और कठोरता दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान ना तो अमेरिकी संविधान की भांति कठोर और ना ही ब्रिटिश संविधान की भांति लचीला है, ठीक है। ये सारी बातें हैं और इस तरह से हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। आप बताओ कि क्या आप इसको जो है, इसको वैल्यू नहीं देना चाहते, इसका वर्थ आप नहीं समझते हैं कि अगर मैं कुछ आपके लिए अगर नया कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं तो वास्तव में क्या है कि उसको तो आपको समझना होगा ना, आपको उसका वैल्यू समझना होगा। अगर आप इसको समझ लिया तो आप समझिए फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं आनी है। अभी मैं शुरू में इसलिए थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो पढ़ने का जो तरीका है ना, जो टेम्परामेंट है, जो आप फैक्ट्स के पीछे भागते हो,
अभी एनालिटिकल होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तथ्य अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे ही विषय को आप एनालिसिस करना सीख गए ना, उसका जो है उसका वर्णन करना, विवरण करना सीख गए, तो वही फिर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, फिर से आप जो है अपना देख लीजिएगा, यहां से आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दीजिए। संविधान का अर्थ और प्रकार, यह हमारा पहला चैप्टर है, एक प्रकार से समझ जाइए। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उसके लिए भी ये मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं होगा, आपको समझना है बातों को। ठीक है, सबसे पहला संविधान अर्थ एवं प्रकार, कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग एंड टाइप्स। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में लिखिएगा, अभी केवल समझिए संविधान किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान को आप सब जानते होंगे, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको लिखने की और लिखने की भी जरूरत है, मैं लिखा हूं, लेकिन पहले आप समझिए, पहले बातों को समझिए कि संविधान के लिए अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है वो शब्द क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लैटिन भाषी शब्द कॉन्स्टिट्यूट से निकला है। अब सोचो कि एक बार सवाल यह भी पूछा गया था कि गणतंत्र जो है, गणतंत्र के लिए जो रिपब्लिक शब्द का प्रयोग होता है, वो रिपब्लिक जो शब्द है वो शब्द किस भाषा से लिया गया है। इसी प्रकार जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी कौन सी भाषा का शब्द है, यह सवाल आ चुका है, यह ध्यान रखिएगा। किसी भी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। केवल पीसीएस में आया तो इसीलिए केवल पीसीएस में ही आएगा, या फिर किसी और एग्जाम में आया तो यहां नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ओवरऑल समझना है कि लोकतंत्र की बात हम जब करते हैं, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक तो मीनिंग भी समझना है। यह हमारा चैप्टर, ये अगली बार हम इसी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, किसको हम गणतंत्र कहते हैं, किसको हम कुलीन तंत्र कहते हैं, किसको हम धर्मतंत्र कहते हैं, किसको हम अल्पतंत्र कहते हैं, क्या अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था क्या होता है, क्या कह सकते हैं कि संसदीय शासन की व्यवस्था क्या होता है, एकात्मक शासन की व्यवस्था क्या होता है, संघात्मक शासन की व्यवस्था क्या होती है। जब तक हम इस चीज को डिफाइन नहीं करेंगे हम भारत के संविधान को नहीं समझ सकते हैं। और ये जो कहते हैं ना कि कुछ बुनियाद, जैसे हम लोग इथिक्स पढ़ते हैं ना, तो नीति शास्त्र के कुछ सार तत्व होते हैं। ठीक है, सार तत्व का मतलब ये हो गया कि एसेंस ऑफ इथिक्स, यानी इथिक्स में जो चीजें होती ही होती है। सार मतलब क्या हो गया, जैसे नींबू है ना, नींबू को हम निचोड़ते हैं तो रस जो निकलता है ना, वो उस नींबू का रस, उसका एसेंस है। तो जस्ट लाइक वही चीज है, जब हम संविधान को समझना चाहते हैं, उस संविधान को अगर निचोड़ा जाए नींबू की तरह, तो रस जो निकलेगा ना, वो रस किसका निकलेगा, धर्मनिरपेक्षता का। वो रस जो निकलेगा वो किसका, संघात्मकता का। वो रस जो निकलेगा वो किसका, संसदीय शासन की व्यवस्था का। तो इस तरह से आपको जो है समझना है। तो सबसे पहली बात कि जब हम संविधान की बात करेंगे तो संविधान जो शब्द है ना, उसका अंग्रेजी भाषा में शब्द का प्रयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लैटिन भाषी शब्द कॉन्स्टिट्यूट से निकला है। और कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है नियमों का समूह, शासन और प्रशासन के विधानों से संबंधित समूह। ठीक है, उसका जो है वो क्या है, और उसका यानी कि यह ऐसे शासन प्रशासन के विधि विधानों से संबंधित एक ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी देश के शासन की समस्त व्यवस्था जो है वो क्या है कि संचालित होती है। ठीक है, किसी देश के शासन की व्यवस्था संचालित है जिन आधारभूत नियमों, जिन बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर संचालित होता है, उसे ही तो संविधान कहा जाता है। और जब हम बुनियादी बात कहते हैं ना, जैसे हम मौलिक अधिकार बोलते हैं ना, जब हम मूलभूत अधिकार की बात करते हैं, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल क्या होता है, मूल क्या होता है, मूल आप समझते हो ना, मूल का मतलब होता है जड़। तो अब आप ये सोचो कि किसी भी पेड़ के लिए जड़ का क्या महत्व है। अगर जड़ नहीं होगा सशक्त जो है, तो क्या होगा, वो पेड़ गिर जाएगा। तो जब हम कहते हैं कि किसी सिद्धांत या संविधान का मूल तत्व क्या है, जब हम कहेंगे कि लोगों का मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार वैसे अधिकार को कहा जाएगा जिसके बिना हम मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य को वास्तव में मनुष्य हम कह ही नहीं सकते, मनुष्य को मनुष्य की कैटेगरी में हम रख ही नहीं सकते जब तक कि उसके फंडामेंटल राइट्स हम उसे नहीं देंगे, जैसे अंग्रेजों के जमाने में। वास्तव में आप देखिए हम लोग के साथ अंग्रेजों का जो आचरण था, वो आचरण क्या था, जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। अश्वेत, काला आदमी, निग्गर, सांप सपेरों का देश हम सब
सबको मदारियों का देश हमारे देश को कहते थे, हम लोग को वो इंसान ही नहीं समझते थे, ठीक है ना। तो वो क्या है कि जब आप कैसे इंसान, आप बोल ही नहीं सकते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। आप सोचिए रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत जो है वो क्या है कि मतलब किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते थे केवल संदेह के आधार पर, और 2 वर्षों के लिए कैद की सजा दी जा सकती थी। उन्हें अपने वकीलों से संपर्क करने की कोई इजाजत नहीं थी। तो वास्तव में हमें जब तक ये राइट होंगे नहीं तब तक हम इंसान की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो उसी तरह से जब हम कहते हैं कि संविधान किसी देश का मूल विधान होता है, सर्वोच्च विधान होता है, बुनियादी विधान होता है, बुनियादी दस्तावेज होता है, तमाम तरह के शब्द है, तो ऐसे बुनियादी, मूल, फंडामेंटल, बेसिक, ये सारे जो शब्द है ना, ये शब्द क्या दिखाता है? बेसिक। बेस नहीं है, बर्बाद हो जाओगे, गिर जाओगे, लटक जाओगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो वही चीज है। तो संविधान किसी भी देश का फंडामेंटल, उसके जो है लॉ होते हैं, फंडामेंटल जो उसके विधान होते हैं, मूल विधान, सर्वोच्च विधान, बुनियादी दस्तावेज होता है, सर्वोत्तम विधान होता है, ये संविधान होता है। और संविधान देखिएगा कि अगर संविधान को हिंदी में हम डिफाइन करें, हम उसको जो है समझने की कोशिश करें, तो वास्तव में ये संहिताबद्ध विधान होता है। संहिताबद्ध विधान का मतलब है ऐसे विधान जिसको हम कोडिफाई कर लिया। कोडिफाई करने का मतलब है जिसको हमने लिख लिया, है ना। तो यानी कि संविधान शब्द का जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य से उसका यही निहितार्थ निकलता है कि वो हमेशा जब भी होगा लिखित रूप में ही होगा, यद्यपि ऐसा वास्तविकता के धरातल पर नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन का संविधान आप देख लीजिए, वो लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान की भी बात अगर आप करोगे ना, तो लिखित का मतलब भी एक अलग होता है। उसके बारे में आगे जो है हम जिक्र करेंगे कि लिखित वास्तव में क्या होता है। वैसे संविधान को कहा जाएगा जो वास्तव में उसके लिखने के विशेष उद्देश्य से लोग गेट टुगेदर हुए, कुछ दिनों का समय दिया, मिल बैठकर उसे लिखा, और तब फिर वो संविधान बनकर तैयार हुआ। जैसे हिंदुस्तान का संविधान, संविधान सभा के, अमेरिका के संविधान, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में उसका निर्माण हुआ। तो लोग जो है उसी पर्पस से वो क्या है कि वो गेट टुगेदर हुए और फिर उन्होंने अपने अपने देश का संविधान लिखा। तो वो ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहेंगे। अलिखित संविधान क्या होगा? वो परंपराओं से चला आएगा। वो वहां के संसद के द्वारा समय समय पर जो विधि विधान का निर्माण होगा उसका कलेक्शन होगा। जो समय समय पर न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे वो एक नजीर की तरह, एक कहते हैं ना हिंदुस्तान में अगर हम अपने सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। उसको अभिलेख या न्यायालय के तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो डिसीजन क्या है, उसको एक नजीर की तरह, एक उदाहरण की तरह जो है उसे क्या है कि लिया जाता है। और अन्य जो सबऑर्डिनेट जो और कोर्ट्स होते हैं वो सब कोर्ट्स जब उसी तरह का मामला जब आता है और जब उनको डिसीजन देना होता है तो उस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की जो बातें होती है उसको एक नजीर के तौर पर रखकर फिर उसका अपना वर्डिक्ट जो है वो क्या है कि देते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस बात को तो यहां पर समझिए कि संविधान किसे कहा जाता है, अब आगे आते हैं, ठीक है। तो देखिए आप नोट करेंगे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे लिखा है सर्वोत्तम, सर्वोच्च आधारभूत विधि, ठीक है। सर्वोत्तम है, सर्वोच्च कहने का मतलब यह है कि यह सबसे ऊंचा है और सब जो नीचे का विधान है वो विधान अपना आधार संविधान को देखेगा। वो विधान का आधार संविधान है, लेकिन संविधान का आधार कोई नहीं है, तो कोई और नहीं है, इसलिए सर्वोच्च है। आप कल्पना करिए कि जब अंग्रेजों के जमाने में, आपको पता होगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम वास्तव में था ही नहीं, क्योंकि वहां से जो डिसीजन होते थे वो डिसीजन का कह सकते हैं कि उसके विरुद्ध आप, हालांकि ब्रिटेन जाना पड़ता था, वहां मतलब जो है प्रीवी काउंसिल में, वहां पर जाके आप अपील कर सकते थे, उसके विरुद्ध, उस निर्णय के विरुद्ध वहां पे जा सकते थे। तो फिर ये सुप्रीम कैसे है? तो वास्तव में उस सही अर्थों में सुप्रीम था ही नहीं। लेकिन यहां पर जब हम संविधान की बात कहते हैं, जब हम सुप्रीम की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान ही सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊपर है। यानी कि यहां पर क्या हो गया कि जो सबके ऊपर है लेकिन जिसके ऊपर कोई नहीं है,
ठीक है ना, जिसके ऊपर कोई नहीं है। यही सुप्रीम है, यही फंडामेंटल लॉ है। आप सब उम्मीद करते हैं आप सब ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब चलिए थोड़ा सा मैं यहां पे आता हूं, अब आप समझिएगा कि यहां पर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी शब्द है, इसके लिए जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो संविधान के लिए एक अंग्रेजी शब्द क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है ये निकला किससे, कॉन्स्टिट्यूट से निकला है। और कॉन्स्टिट्यूट जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो है वो लैटिन भाषी शब्द है। लोकतंत्र की बात करिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी डेमोस प्लस क्रेटिया से निकला है। और वो जो शब्द है ना उसके बारे में आगे मैं लिखवाऊंगा, आप ये मत सोचिएगा कि मैं लिख नहीं रहा हूं तो आपको नहीं लिखवाऊंगा, वो आगे अभी जो दूसरा तीसरा चैप्टर होगा सब इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको। मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, आपको इसी तरह से इतना ही शानदार प्रस्तुतिकरण करूंगा। तो लोकतंत्र जो है ना वो क्या है, ग्रीक वर्ड है। लेकिन अगर हम गणतंत्र की बात करेंगे, रिपब्लिक की बात करेंगे, रेस पब्लिका की बात करेंगे, तो वो लैटिन भाषी शब्द हो जाता है। ठीक इसी तरह से अंग्रेजी शब्द जब संविधान की बात आती है तो वो लैटिन भाषी शब्द कॉन्स्टिट्यूट से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है शासन करने वाला सिद्धांत। ठीक है, शासन करने वाला सिद्धांत। अब देखिए ये नोट्स ही है, एकदम जो टू दी पॉइंट बात हो रही है, बस उतना ही समझना है आपको, इतना आपको लिखने के लिए, लेकिन समझना तो आपको बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लिखने के लिए इतनी बातें पर्याप्त है। ठीक है, अब देखिए यानी किसी देश का शासन करने वाला सिद्धांत। ठीक है, अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन से, लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है शासन करने वाला सिद्धांत। यानी किसी देश का शासन जिन मौलिक नियमों, मौलिक हर समय ध्यान रखिएगा, मौलिक, आधारभूत, बुनियादी, है ना, इस तरह से निकलेगा। सर्वोच्च, सर्वोत्तम, ये सब संविधान के लिए ही प्रयुक्त होता है, ये विधान के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, कि ये सर्वोत्तम, सर्वोच्च सारे शब्द संविधान के लिए ही होंगे, विधान के लिए नहीं होंगे। यानी किसी देश का शासन जिन मौलिक नियमों व सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उसके समूह को ही संविधान कहा जाता है। अब बताइए इससे बढ़िया क्या डेफिनेशन हो सकता है शॉर्ट में समझने के लिए। ठीक है, तो बात आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि जो संविधान की परिभाषा है, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा यह एक मौलिक दस्तावेज है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, पहले मैं चाहूंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट आप लीजिए पहले। ठीक है, एकदम आराम से पढ़िए और समझिए, देखिए मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, संविधान की परिभाषा बाबा साहब अंबेडकर ने क्या दिया। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू बाबा साहब अंबेडकर। ठीक है, अब देखिए यहां पर संविधान एक मौलिक दस्तावेज है, दस्तावेज। ठीक है, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, मौलिक, फिर से समझिएगा, यह एक ऐसा दस्तावेज है, राज्यों के तीनों अंगों, तीन अंग, सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं। आपको पता है सरकार के कितने अंग हैं, ये सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अपने लेक्चर्स में ये बातें आपको बता रहा हूं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीजें जो होती है ना, हर चीज का नोट्स नहीं बनाया जाता है। कुछ अपने दिमाग पे भी भरोसा करिए, अपनी बुद्धि, अपने मस्तिष्क पर भी जो है भरोसा करिए, उसको थोड़ा धार दीजिए कि सुन लिया और याद हो गया। ठीक है, अब आप समझिए सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं। और वो 3 अंग क्या होंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और तीसरा हो जाएगा, तीसरा ज्यूडिशियरी। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और ये जब मैं आपको अगला जब चैप्टर बताऊंगा ना, अध्यक्षात्मक, जब संसदीय शासन की व्यवस्था की बात करूंगा, तो वहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि सरकार के 3 अंग हैं। और आप देखिएगा एक सवाल पूछा गया था कि संघात्मक शासन की व्यवस्था थी, भारत में जो संघात्मक शासन की व्यवस्था है वो अर्ध संघीय शासन की व्यवस्था है, वो क्वासी फेडरल है। और कारण दिया था क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट है इसलिए अर्ध संघीय है, ये कहना गलत है। लेकिन संघात्मक शासन की व्यवस्था अगर होगी तो वहां पर एक इंडिपेंडेंट ज्युडिशियरी सिस्टम जरूर होगा, ये बात सही है। तो यहां पर इस बात को समझेंगे कि सरकार के कितने अंग हैं, तो सरकार के 3 अंग होंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक चौथा स्तंभ आपको पता होगा, मीडिया को कहा जाता है। और मीडिया
चौथा स्तंभ है, ये बात किसने कहा था? एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने सबसे पहली बार इस कॉन्सेप्ट को क्वाइंड किया था। क्वाइंड कहने का मतलब है कि इसको सबसे पहले जो है उन्होंने क्या किया था, इसको परिभाषित किया था, उसको गढ़ा था। क्वाइंड कहने का मतलब होता है उसको गढ़ना, ठीक है। जैसे सिक्के जो होते हैं ना, क्वाइन मतलब सिक्का होता है, सिक्के को हम लोग क्या करते हैं, सांचों में, ढांचों में उसको हम क्या करते हैं, ढालते हैं, टकसालों में उसको क्या करते हैं, ढालते हैं। तो जब हम कोई शब्द पिरोते हैं, शब्द को हम क्या करते हैं, गढ़ते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में शब्द का प्रयोग करते हैं क्वाइंड किया जाना, COINED। तो सबसे पहली बार कि मीडिया चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर है, वो किसने गढ़ा था, किसने क्वाइंड किया था? वो एडमंड बर्क हो जाएंगे, ठीक है, एडमंड बर्क हो जाएंगे। ये सुनकर भी आप लिख सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो एडमंड बर्क तो सरकार के 3 अंग। अब आप देखिए, जो ये विधायिका है, लेजिस्लेचर है, ये कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, ठीक है, ये तीनों काम कैसे करेगा? वो कौन से सिद्धांत है, कौन से नियम है? काम करने के भी तो अपने नियम होने चाहिए ना। और इतना विशाल लोकतंत्र है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर चीज का अपना एक नियम होना चाहिए, और नियम है भी। तो वो नियम क्या है, किसके आधार पर विधायिका कार्य करती है? कार्यपालिका यानी हमारे देश के राष्ट्रपति जो है, जो संवैधानिक प्रधान है, कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान है, वो किस तरह से कार्य करते हैं। इसी तरह से जब हम वास्तविक प्रधानमंत्री, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, तो आप देखिएगा संविधान के भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में इन सब के प्रावधानों का जिक्र किया गया है। न्यायपालिका की स्थिति, ठीक है, तो ये सब कैसे, इसकी जो स्थिति है वो क्या है, इसकी शक्तियां क्या है, इसको स्पष्ट जो करता है वो कौन करता है? संविधान करता है, ठीक है। तो संविधान एक मौलिक दस्तावेज है, यह एक ऐसा दस्तावेज है जो राज्यों के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थिति और शक्तियों को स्पष्ट करता है। यह केवल राज्य के अंगों का सृजन ही नहीं करता, ठीक है, ये राज्य के अंगों को केवल सृजन ही नहीं करता, यानी क्रिएट ही नहीं करता है। शब्द का तात्पर्य समझिएगा, सृजन ही नहीं करता, अपितु उनके अधिकार को परिसीमित करते हुए। अब आप समझिएगा, अब यहां पे आपको हमें समझाने की जरूरत है, इसलिए हमने एक अलग पेज खोल रखा, ठीक है। आप देखिए कि यहां पर एग्जांपल लेते हैं कौटिल्य की, ठीक है। कौटिल्य के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, कि कौटिल्य ने क्या किया कि एक जो है, पहले क्या होता था कि पहले आज की तरह लिखित संविधान नहीं होता था, पहले होता था परंपरागत जो मान्यताएं होती थे, जो सिद्धांत होते थे, ठीक है, और ये शासक है। तो शासक जो होता था वो सर्वे सर्वा होता था, राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था थी, मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, और उसमें ऑल इन ऑल कौन होता था? राजा। राजा, कार्यपालिका, व्यवस्था, विधायिका, न्यायपालिका, सबका वो प्रधान होता था, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो कौटिल्य है, वो कौटिल्य ये कहता है कि राजा अगर कोई आदेश देता है जो परंपरागत मान्यताओं से इतर है, तो ऐसी स्थिति में कौटिल्य कहता है कि राजा की बात मान्य होनी चाहिए, ना कि परंपरागत मान्यताएं। उस समय ध्यान ये रखिएगा कि शासक जो है ना, वो कोशिश करता था कि वो परंपरागत जो चली आ रही है जो व्यवस्था, उस व्यवस्था के हिसाब से ही शासन किया जाए, ठीक है। यद्यपि कोई बाध्यता नहीं थी, कोई लिखित संविधान नहीं था, कोई लिखित जो है वो कोई विधान नहीं था जिसके अनुसार उसको शासन करना था, लेकिन परंपरा से चली आ रही कि शासक ने ऐसे किया तो भाई हमको भी उसी के हिसाब से करना है, हमको बहुत उत्पीड़न नहीं करना है जनता का, है ना। वो परंपरा से चले, लेकिन कोई लिखित बात नहीं थी। लेकिन कौटिल्य ये कहता है कि अगर राजा कोई आदेश देता है और जो परंपरा से चली आ रही जो बात है उस बात से इतर है, तो ऐसी स्थिति में राजा की बात मान्य होगी, ना कि परंपरागत मान्यताएं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कौटिल्य ये कहता है कि बदलते वक्त के साथ साथ ये जो परंपरागत जो मान्यताएं होती है वो अप्रासंगिक होने लगती है, और राजा जो आदेश देता है वो तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से होता है, इसलिए राजा के आदेश मान्य होंगे, ना कि परंपरागत मान्यताएं, ठीक है। लेकिन साथ में वो ये भी स्पष्ट कहता है, अब जब आप इस तरह से करोगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर पहले थोड़ा बहुत जो निरंकुश, जो अंकुश लगाता था, वो परंपरागत मान्यताएं थी, शासक उसके हिसाब से शासन करने की कोशिश करता था। लेकिन कौटिल्य क्या कर रहा है कि अगर इससे भी इतर तुम्हारी बात है
तो तुम्हारी ही बात मानी जाएगी, इसकी ये बात मानी नहीं जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो कि इसको पूरी ताकत दे रहे हैं, इसको निरंकुश बना दे रहे हैं। तो ये व्यक्ति अगर अच्छा होगा तो इस निरंकुशता का इस्तेमाल वो बेहतर तरीके से करेगा, और नहीं अगर वो निगेटिव कैरेक्टर का है तो फिर इस निरंकुशता का जो अधिकार है वो तानाशाह में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर क्या है, कौटिल्य इस बात को समझता था, तब वो कहता है अब ये शासक है, ये है प्रजा। तब वो कहता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। हितकर वह नहीं जो राजा को अच्छा लगे, बल्कि हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। यानी कि तुम्हें जो अधिकार हमने दिया है ना, आप मनमाना आचरण करेंगे नहीं, आप उस अधिकार का प्रयोग जनता के प्रति उत्तरदायी होकर करेंगे, जनता के लिए करेंगे। अब आप समझिए कि आज क्या है, आज ये जो है राजा है ना, ये हमारे देश के राष्ट्रपति आप मान लीजिए, प्रधानमंत्री मान लीजिए, जो भी है, ठीक है। और जो ये परंपरा थी, अब इसकी जगह पे हमारे देश में क्या आ गया, एक लिखित संविधान आ गया, जिसको संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा ने बनाया और इसी संविधान के हिसाब से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब कार्य इसी के हिसाब से करेंगे, इससे इतर काम नहीं कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति कुछ ऐसा आदेश देता है जो संविधान के हिसाब से नहीं है, तो हम तो यही कहते हैं ना कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया, और आर्टिकल 61 के अंतर्गत उनके ऊपर इंपीचमेंट चलाया जाएगा, महाभियोग चलाया जाएगा। तो यहां पर क्या दिखा रहा है कि यहां पे ये दिखा रहा है कि सर्वोच्च जो है वो संविधान है, और संविधान क्या करता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका कोई भी निरंकुश नहीं हो सकता, सबको इसी के अनुसार, यानी संविधान जो है सब पर अंकुश लगाता है। ये ना सिर्फ मौलिक दस्तावेज है, ना सिर्फ इसके हिसाब से हमारे देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका काम करती है, बल्कि इस सब के ऊपर संविधान क्या करता है, अंकुश लगाता है। मनमाना आचरण नहीं कर सकते हो, ये हमारे देश का संविधान कहता है, और संविधान उस सब पर अंकुश लगाता है। यही तो बात जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान एक मौलिक दस्तावेज है, यह एक ऐसा दस्तावेज है जो राज्यों के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थिति और शक्तियों को स्पष्ट करता है। यह केवल राज्य के अंगों का सृजन ही नहीं करता, अपितु उनके अधिकार को परिसीमित, अब आप समझिए, इसको लिमिटेशन जो है वो क्रिएट करता है, लिमिटेशन स्थापित करता है, उन्हें निरंकुश और तानाशाह होने से रोकता है। अब आप बताओ कि इस स्टेटमेंट का हमने क्यों लिया? क्या आपको बात समझ में आई कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिया? क्योंकि इस स्टेटमेंट से हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की कि वास्तव में वो स्टेटमेंट इसलिए लिया ताकि आप समझ सके। और आप देखिएगा कि जब मेरे ये पूरे लेक्चर्स आप सुन लोगे और रात को आप कभी सोचिएगा, ठीक है, कभी दिन में जो है मेरे, या जब भी फुर्सत में आप आंख बंद करके आप सोचिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, आज हमने संविधान पढ़ा है, संविधान को हमने समझा, हमने ना सिर्फ समझा बल्कि उसे महसूस किया, ठीक है, उससे महसूस किया। और जिस दिन आप विषय को महसूस करने लगोगे उस दिन याद रखिएगा कि वो अपने व्यवहार का, स्वभाव का अंग बन जाएगा। फिर उसी के साथ आप बहने लगोगे, उसी के साथ इतना, मतलब एक जब जाओगे तो इतनी गहराई में एकदम आनंद स्वरूप जो है, उसको कहते हैं ना सत्य चित्त और आनंद, सब के जो है वो क्या है कि सब आपके अंदर आने लगेगा और अपने आप जो है वो विषय आपके स्वभाव का एक अंग बन जाएगा। और उसके बाद जब भी बोलने की जरूरत होगी, लिखने की जरूरत होगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बेहतरीन जो है उसका एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब बात करें यहां पे देखिए के संथानम के अनुसार, ठीक है, के संथानम भी जो है संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। अब के संथानम के अनुसार संविधान में केवल सरकार के ढांचे की व्यवस्था ही नहीं होती, अपितु उसमें संविधान निर्माताओं की विचारधाराओं का भी समावेश रहता है, ठीक है। बात समझिएगा, यहां पर जो पहली चीज आई, पहली बात यह आई कि ना सिर्फ सरकार के अंगों का सृजन करती है बल्कि उसके ऊपर अंकुश भी लगाती है, उसकी शक्तियों को परिसीमित करती है। और के संथानम ने उसमें एक और पॉइंट जोड़ दिया,
वो पॉइंट ये जोड़ दिया कि ये संविधान ना सिर्फ भारत के संविधान का या भारत के कह सकते हैं जो सरकार के अंग है उन सरकार के अंगों के कार्य करने के तरीकों का ही निर्धारण नहीं करता, बल्कि ये जो संविधान है हमारे संविधान निर्माताओं की जो सोच है, उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जो अनुभव था, वो सबका भी रिफ्लेक्शन करता है, उसका भी परिलक्षण करता है। तो यहां पे देखिए, यहां पर क्या है, संविधान में केवल सरकार के ढांचे की ही व्यवस्था नहीं होती है, अपितु उसमें संविधान निर्माताओं की विचारधाराओं का भी समावेश रहता है। भारतीय संविधान के बारे में यह विशेष रूप से सच है। अब आप बताओगे कि क्या विचारधारा थी, तो अब सब समझिए। जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के बहुत सारे नेता थे, ठीक है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए ये सब के सब गांधीवादी भी थे। तो गांधीवादी भले ही महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, भले ही हमारे देश का संविधान जब लागू हुआ तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवित नहीं थे, लेकिन अब आप सोचो कि वो नहीं थे, ठीक है, संविधान सभा के भी सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके जो विचारों के से प्रभावित जो गांधीवादी जो लोग थे वो संविधान सभा के सदस्य थे। और इसलिए जब संविधान लेखन की जब बारी आई तो उन्होंने उनको लिखा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि हमारे देश का वास्तव में बुनियादी जो व्यवस्था, जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता क्या है, गरीबों को, लाचारों को हमें क्या करना है, उसको जगह देना है। डिफरेंट टाइप्स के जो डिफरेंट जो मतलब जो है वर्ग के, कम्युनिटी के जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, सबको रिप्रेजेंटेशन देना है। तो सबको रिप्रेजेंटेशन देना है और आपने ऐसी व्यवस्था की, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हमारे देश के संविधान निर्माता जो थे वास्तव में सच्चे अर्थों में वो हमारे देश का बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहते थे। बाबा साहब अंबेडकर जो है उन्होंने एक बात कही थी कि वास्तव में देखिए, किसी देश का जो संविधान है वो अच्छा और बुरा उसका अनुपालन करने वाले लोगों पर निर्भर करता है कि कोई संविधान अच्छा है या बुरा, उसके अनुपालन करने वाले जो लोग हैं वो लोग कैसे हैं। अगर बुरा संविधान है लेकिन उसका अनुपालन करने वाले जो लोग हैं वो अच्छे हैं तो वो बुरा संविधान भी अच्छा हो जाता है। अगर अच्छा संविधान है लेकिन उसका अनुपालन करने वाले लोग बुरे हैं ना, तो वो अच्छा संविधान भी जो है वो क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। और उसका एक बेहतरीन एग्जांपल देखिए कि जो है कह सकते हैं कि आप ऐसे समझो कि दुनिया में किसी भी देश में अगर मतलब जो है वामपंथी कंट्रीज को छोड़ दिया जाए, कम्युनिस्ट कंट्री को, रूस से हम लोगों ने मूल कर्तव्य की अवधारणा को सोवियत संघ से लिया, लेकिन आप समझ जाइए वामपंथी देशों को छोड़ दिया जाए तो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है उस लोकतांत्रिक देश में केवल जापान ही एकमात्र ऐसा देश है, भारत के अतिरिक्त बात कह रहा हूं, भारत के अतिरिक्त जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई। तो सवाल ये उठता है कि अन्य देशों में क्यों नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या वहां पे वहां के लोगों के मूल कर्तव्य की बात वहां पे नहीं की गई। याद रखिएगा, मूल कर्तव्य की बात वहां के संविधानों में उसको कह सकते हैं कि उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वहां के जो संविधान निर्माता थे वो ये सोचते थे कि हमारे देश के प्रति हमारे देश की जनता की क्या जिम्मेदारी है, इसको बताने की क्या जरूरत है, वो तो खुद फील करेगा। इतने सालों से हमने जो है मतलब गुलामी झेली है, उसके बाद मुक्त हुआ, तो हम देश के अगेंस्ट में कैसे काम कर सकते हैं, ये व्यक्ति खुद से महसूस करेगा और देश के मतलब जो है विकास में जो अच्छा काम हो सकता है वही काम हम करेंगे, हम देश के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करेंगे। तो दुनिया के सारे देश ने सोचा और उसने क्या किया, मूल कर्तव्य की व्यवस्था नहीं किया, और उन देशों में ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान में यही सोचकर इसलिए मूल रूप से हमारे देश के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की व्यवस्था नहीं की गई थी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन क्या है कि बाद में जाकर किया गया, यानी कहीं ना कहीं हमने हमारे देश के जो लोग थे उनके जो देश के प्रति जो जिम्मेदारी थी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, तो उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए, उनको इंडिकेट करने के लिए हमको फिर बाद में जाकर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको इनकॉर्पोरेट जो है हमको क्या है कि करना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखिएगा कि ये हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन संविधान निर्माताओं के क्या दृष्टिकोण थे और जिसकी वजह से पंथ निरपेक्ष भारत बना।
कोई जो है, आप सोचो कि टू नेशन थ्योरी के प्रस्ताव के अंतर्गत हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, लेकिन वो मुस्लिम राष्ट्र बना, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बना। तो उसके पीछे भी फिलॉसफी काम कुछ ना कुछ तो कर रही थी ना, कि वो ये सोच रहे थे कि भाई अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो जो अल्पसंख्यक और कम्युनिटी होगा वो, और उन कम्युनिटीज को जो है किसी न किसी रूप में उनको जो है एक असहजता महसूस होगी, उनको लगेगा कि उनकी शक्तियों का हनन या उनके जो अधिकार है उन अधिकारों का हनन हो सकता है, उनके धर्म को कुचला जा सकता है, तमाम तरह की जो है वो क्या है कि जो बातें थी। तो वो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता क्या सोच रहे थे। समाजवाद की परिकल्पना को अपनाया गया, लेकिन समाजवाद की भी जो परिकल्पना थी उसको ऐसे ही नहीं अपनाया, उसको मिश्रित इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया गया। हमने रूस की तरह, चाइना की तरह हमने समाजवाद या वामपंथी विचारधारा को नहीं अपनाया। हमने जो विचारधारा समाजवाद का अपनाया, एक मिश्रित, हमने प्राइवेट जो सेक्टर है उस सेक्टर को कुचला नहीं, हमने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के को एग्जिस्टेंस पर बल दिया। तो ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं उन विचारधाराओं को दर्शाता है ना जो हमारे संविधान निर्माता थे वो क्या सोचते थे, किस तरह से पंथ निरपेक्षता की बात की, एकता और अखंडता की बात की। वो इस चीज को जानते थे क्यों जो है भारत में, जैसे आप राज्यपाल, अब अगर आप देखिएगा कि राज्यपाल जो राज्य में करता है वही कार्य केंद्र में कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन केंद्र में राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है, क्या राज्यों में राज्यपाल का चुनाव होता है? नहीं होता है। आप सोचो क्यों नहीं होता है? राज्यपाल का वहां चुनाव नहीं हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि भाई राज्य, केंद्र में जो काम राष्ट्रपति करता है राज्य में वही काम राज्यपाल करते हैं, तो फिर राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा है ऐसा, उनके पीछे क्या दर्शन काम कर रहा था, क्यों राज्यपाल का जो है चुनाव नहीं किया गया? इसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे तो कोर्स बड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियोस जो है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो इसीलिए ये है सही कि भारतीय संविधान के बारे में यह विशेष रूप से सच है। ठीक है, संविधान निर्माताओं की विचारधाराओं का भी समावेश रहता है। अब देखिए संविधान के बारे में प्रोफेसर डायसी, तो प्रोफेसर डायसी के अनुसार किसी समाज की सरकार का ढांचा ही उस समाज और सरकार का संविधान होता है। ठीक है, सरकार का ढांचा ही उस समाज एवं सरकार का संविधान होता है। संविधान ही राज्य अथवा राजनीतिक समाज में शक्तियों के वितरण का विनिश्चय करता है। ठीक है, और संप्रभु शक्ति का, संविधान क्या होता है? संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है। यहां पर इस चीज को समझिएगा, जब हम कहते हैं कि संविधान संप्रभु शक्ति का, अब यहां पर हमें यह चीज समझना होगा, जब मैं आपको परिभाषा बताऊंगा ना, जब लोकतंत्र किसको कहते हैं, किसको हम, तो वहां पर मैं बताने की सबसे पहले कोशिश यही करूंगा कि राज्य वास्तव में कहते क्या है, किसको हैं, और राज्य के कितने अंग होते हैं। तो उसमें जो है एक जो है अंग संप्रभुता है, और संप्रभुता का वास्तव में तात्पर्य क्या होता है? जो अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में स्वतंत्र हो। तो हमारे देश का जो संविधान है ना, वो संविधान संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, उसको कोई जो है कह सकते हैं जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो सब के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है। इसके बाद अब जो है ये जो डेफिनेशन हमने दिया, इतनी बातें जो हमने की, उसका कंक्लूजन अगर आप समझें, उसका निचोड़ अगर आप समझने की कोशिश करें, तो वास्तव में वो क्या है आप नोट्स देख लीजिएगा, यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कॉन्सेप्चुअल जब सवाल आएंगे ना, तो कॉन्सेप्चुअल सवाल को इसमें आपका मतलब बहुत हेल्प करेगा उस वैसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो चलिए ले लिया। अब चलिए सबसे पहले संविधान एक मौलिक दस्तावेज है, हमने आपको बताया, समझ में आ गई होगी बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल क्यों है ये बता दिया। इससे देश की सर्वोच्च और सर्वोत्तम विधि माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात, संविधान की जब बात करते हैं तो संविधान हमने आपको बताया ना, संविधान वास्तव में क्या है? संहिताबद्ध विधान। और संहिताबद्ध विधान कहने का मतलब है कोडिफाइड लॉ, यानी जिसके सारे लॉ लिख लिए गए, उसको कोडिफाइड लॉ कहा जाता है। तो संविधान जो है वो क्या हो गया कि सर्वोत्तम विधि माना जाए, मौलिक दस्तावेज। यह संविधान पराया क्या होगा? लिखित रूप में। ठीक है, यह एक स्थिर नहीं, बात समझिएगा, यह एक स्थिर नहीं अपितु एक जीवंत दस्तावेज है। एक कह सकते हैं ना कि निष्प्राण नहीं है, एकदम प्राणपण प्राणवान है। ठीक है, क्यों ऐसा है? जीवंत दस्तावेज क्यों है? हमारे देश के
जो संविधान निर्माता थे ना, संविधान निर्माता ने क्या किया था कि उन्होंने जो है इस बात को समझने की कोशिश, खुद देखिए उनकी फिलॉसफी फिर यहाँ पे समझिएगा कि वो कैसे हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों के विचार कितने उत्तम थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि 1950 में हम जो संविधान लिख रहे हैं वो 2000 के बाद यानी 50 साल के बाद, 100 साल के बाद क्या ऐसी ही व्यवस्था उस समय भी प्रासंगिक रह पाएगी, रेलिवेंट रह पाएगी? तो नहीं रह पाएगी। उन्होंने सोचा कि नहीं, 50 साल के बाद अगर इस संविधान को हमको 50 साल 100 साल के बाद भी लेकर चलना है तो ऐसी व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी संविधान में कि बदलते वक्त के हिसाब से उसको समायोजित किया जा सके। और इसीलिए आर्टिकल 368 की व्यवस्था की गई, आर्टिकल 368 की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत हमारे देश के संसद को अधिकार है, ठीक है, हमारे देश के संसद को इस बात का राइट है कि वो संविधान के जो प्रावधान है जो अप्रासंगिक हो गए, जो इररेलेवेंट हो गए, उसको बदलते वक्त के हिसाब से, वक्त की जो मांग है उसके हिसाब से उसको ढाला जा सके। और इसलिए हमारे देश के संविधान में अब तक 100 से ज्यादा क्या हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कोई स्टैग्नेंट नहीं है, कोई मतलब कहते हैं ना कि कही जाती है ना बातें कि आपने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, आप तो चुप ही रहे वरना खुशियां होठों से छलक सकती थी, आप तो रुके ही रहे एक झील की तरह, दूर जाते नदियों की तरह, तो आप भी बदल सकते थे। कुछ और होगा, लेकिन फिलहाल अब आप समझिए कि संविधान को अगर आप झील बना देते, आप तालाब बना देते, तो जाहिर सी बात है उसके प्रावधान जो है वो क्या हो जाता, वो सड़ जाते, वो अप्रासंगिक हो जाता, फिर हम संविधान को हटा देते, फिर हम एक नई व्यवस्था की बात करते। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं की क्या है, मतलब ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आप कह सकते हो, मैं जो बातें कह रहा हूं ये एक्सप्लेनेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एनालिसिस आप याद रखोगे जब आप एग्जाम देंगे सच्चे अर्थों में, जब आप प्रीलिम्स दोगे मुख्य परीक्षा का, जब आप एग्जाम देंगे, जब आईएएस पीसीएस का सच्चे अर्थों में तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बात को याद रखिएगा मेरा एनालिसिस कि ये प्रीलिम्स में ही नहीं, आपके मुख्य परीक्षा में, और आपको सबसे बड़ी बात कि एक सभ्य नागरिक बनाने में। और संविधान की जब हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं ना, तो उसमें कहा गया संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं, उसकी जो है वो क्या है कि जो भी व्यवस्था है उसका अनुपालन करने की कोशिश करें। लेकिन संविधान क्या है, संविधान का आदर्श क्या है, जब हम इस बात को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम पालन कैसे करेंगे? और यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा यूट्यूब की दुनिया में, आप खोज कर देख लीजिएगा। मैंने कभी भी जो है गर्व नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन ये बातें इसलिए बतलानी जरूरी होती है ताकि आप इस बात को महसूस करो कि आपके लिए हम सब कितनी कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए कितना बेहतर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। हम सब कोशिश करते हैं कि डे टू डे लाइफ में, और रोज हम लोग मतलब प्रोग्रेस करते, रोज हम लोग उस पर रिसर्च करते, रोज उस प्रक्रिया को और रोचक और बेहतरीन, और जितना बेहतरीन कंटेंट सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आसान नहीं है, समझ रहे हैं ना, टफेस्ट कंपटीशन, दुनिया के टफेस्ट कंपटीशन में से एक माना जाता है। उसको क्या आप रट कर आप चले जाएंगे और कर लेंगे क्या? ये कभी नहीं होने वाला जब तक कि आप एनालिसिस करने की क्षमता नहीं रखेंगे। ये जो है आज की जरूरत है, और उसी जरूरत के हिसाब से हम सब ने पैटर्न की को लगातार रिसर्च करते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए जीवंत दस्तावेज क्यों हो गया, क्योंकि ये रुका हुआ नहीं है, ठहरा हुए झील की तरह नहीं है, एक बहती हुई नदी की तरह है, और जैसी जरूरत हुई उसमें संशोधन किया, क्योंकि इसे, अब देखिए आगे देखिए, क्योंकि इसे अद्यतन, अब शब्द का तात्पर्य भी समझिएगा, मैंने इसलिए भी लिखना उचित समझा। मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि ये पहला लेक्चर है और इसमें जो है कुछ और बातें हमारी जो है वो क्या है कि मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि जो प्रेसिज राइटिंग वगैरह सब आता है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्दावली का प्रयोग होता है जो मैं ये समझता हूं कि बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन सामान्य सा जो बच्चा है, लड़का है, वो समझ ही नहीं पाता है। तो हमने इस तरह से लिखा ताकि जो है क्या है कि शब्दों से भी आप वाकिफ होइए,
यानी कि एक पंथ है, संविधान पढ़ रहे हो लेकिन कई बातों की जानकारी मिल रही है, एनालिसिस भी करना सीख रहे हैं, मुख्य परीक्षा का अप्रोच भी सीख रहे हो, प्रीलिम्स भी समझ रहे हैं, आप शब्दों का भी चयन करें, भाषा भी सबसे अच्छा, नोट्स भी बना ले रहे हो, क्या चाहिए? ये जो है कॉम्बो पैक आपको मिल रहा है एक संविधान, एक विषय को पढ़ने में, और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको और जितना बेहतर आपको बना सके। ठीक है, तो अभी तो एक जीवंत दस्तावेज होता है क्योंकि इसे अद्यतन बनाए रखने के लिए समयानुसार उसका संशोधन किया जाता है। तो आपसे सवाल यह पूछा जाएगा, कैसे आप कहोगे संविधान एक जीवंत, भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज होता है? तो आप क्या है, इसका एक लाइन में जवाब मैंने आपको बता दिया। इसलिए जीवंत दस्तावेज है क्योंकि इसे अद्यतन, अद्यतन का मतलब है कि इसको समसामयिक बनाने के लिए, इसको कंटेम्पोररी बनाने के लिए, ठीक है, अद्यतन का मतलब है कि इसको समयानुसार, सम्यक, जिसको कहते हैं ना सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक मतलब राइट, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ टाइम, जो है वो क्या है कि उसके हिसाब से बनाए रखने के लिए समयानुसार उसका संशोधन किया जाता है। यह राज्य के विभिन्न अंगों का सृजन करने के साथ साथ उसकी शक्तियों का निर्धारण भी करता है। यह बात हमने बता दिया, वक्त ज्यादा मैं नहीं दूंगा। यह राज्य के अंगों के प्राधिकार को मर्यादित, समझिए, इसके पहले जो शब्द का प्रयोग किया था परिसीमित, शब्द समझ रहे हो ना, परिसीमित, परिसीमित करने का मतलब है कि उसको क्या करता है, उस पर एक सीमा, उसको लिमिटेड करता है, उस पर एक सीमा का निर्धारण करता है। तो राज्य के अंगों के प्राधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश और तानाशाह होने से रोकता है। स्पष्ट हो जाना चाहिए। हमने कैसे बताया कि कोई ताकत, अगर आप राष्ट्रपति को पूरा ताकत दे देंगे, प्रधानमंत्री को, तो फिर क्या है, वो तानाशाह हो सकता है। जैसा कि कौटिल्य ने व्यवस्था दी थी, उसमें तानाशाह होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगली लाइन कहकर वो कहता है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा खुद से अंकुश लगाने की कोशिश करता है। यही अंकुश जो है वो कौन लगाता है, हमारे देश का संविधान। हमारे देश का संविधान उस पर अंकुश लगाता है कि ऐसे करो। तो ये सब आप जरूर नोट कर लीजिएगा। पूरा वक्त दे रहा हूं आपको मैंने समझाने पर। अगर आप बोलोगे लिखवाने के लिए यही अब मैं आपको बोलूं, तो इसका मतलब है कि आप खुद को बदलना नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि हर चीज जो है आप खुद से, जब मैंने इसको पहले से टाइप किया है, ठीक है, हमने यहां पे लाया और इसलिए लाया कि अब आप इसको तो लिख सकते हैं ना, नोट्स तो बना सकते हैं। यही चीज क्रमशः सब आगे बढ़ रहा है, मतलब लाइन से बढ़ रहा है, कुछ भी एकदम ऐसा नहीं कि इधर की बातें उधर हो जा रही है। तो ये सब आप जरूर नोट कर लीजिए। इससे शानदार नोट्स आप कभी भी जीवन में संविधान का नहीं पाएंगे, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, इतना सिस्टमेटिक, और यही आपको लिखते जाना है और हर दिन आपको काम करना है ये। ठीक है, अब इसको मैं क्या बोलूं आपको कि लिखिए डी नंबर, या राज्य के अंगों के प्राधिकार को मर्यादा। ऐसा करने से मैं क्या सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं कि मैं आपको क्लास 1 के बच्चे को पढ़ा रहा हूं। मैं ये सोचता हूं कि आप हमारे साथ साथ स्मार्ट बनिए, है ना। जब तक स्मार्टनेस नहीं आएगा ना काम करने में, एफिशिएंसी हो, आप लिखना, आप नोट्स लेकिन बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए, लिखने की बात का। और ये सब मैंने काम कर दिया क्योंकि मैंने पिछले कई क्लासेस में, हमारे क्लासेस इतने लंबे हो गए ऑप्शनल वगैरह सब का कारण ये सिर्फ इतना था कि हम उसको हमने समझा भी रहे इतना, फिर यही बात हम बैठकर लिखवा भी रहे, तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर पता चल गया कि हम जो है 2 साल से पढ़ा ही रहे। ठीक है, तो ये चीज जो है, इसके लिए एक स्मार्टनेस हमने यहां पर दिखाने की कोशिश की। और ये जो है, अब यहां पे देखिए, यह संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, हमने आपको बता दिया संप्रभुता क्या है, और आगे और क्लियर होगा, इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, ये यहां पे समझिएगा कि संविधान का निर्माण, अब छोटी छोटी बातें समझिए। संविधान का निर्माण सबसे पहले कहां हुआ था, एथेंस में। किंतु अगर आधुनिक युग की हम बात करें तो अमेरिका का संविधान दुनिया का, विश्व का प्रथम, समझ लीजिएगा, विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अमेरिका का लोकतंत्र दुनिया का मतलब जो है सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। यूरोप की अगर बात आएगी, यूरोप में सर्वप्रथम जिस देश का संविधान बना वो कौन सा संविधान था, हॉलैंड का। ठीक है, संविधान का निर्माण सर्वप्रथम एथेंस यूनान में हुआ था। किंतु आधुनिक युग में अमेरिका के संविधान को विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। यूरोप में सर्वप्रथम जिस देश का संविधान तैयार हुआ वो हॉलैंड है।
ठीक है, नीदरलैंड है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है, ये तो आप जान ही रहे हो। सबसे विशाल लिखित संविधान, सबसे पुराना संविधान अमेरिका का, सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का, सबसे विशाल लोकतंत्र में भारत का, ठीक है। लेकिन संविधान का निर्माण ऐसे देखा जाए तो एथेंस में, और आज के युग में अमेरिका में, और यूरोप में अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा हॉलैंड का, ठीक है। ये तथ्य हो गया। इसके बाद जो है संविधान वर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे संविधान के प्रकार जो है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आज मैं ये बता दे रहा हूँ कि संविधान और साधारण विधि में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए संविधान और साधारण विधि में क्या अंतर होता है, इसको आप ऐसे समझिए कि एक कम्युनिटी जो है, आपको पता है कि वहाँ पे ट्रिपल तलाक जैसा मुद्दा आया, ठीक है। यहाँ पर किसी को मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे उदाहरण देने का मतलब, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि जैसे एक बात उठी, अब क्या सही क्या गलत है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिफाइन किया उसके बारे में, कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, ठीक है। कुछ लोग पीड़ित थे, मैं भी आज ये मानता हूँ कि वास्तव में ट्रिपल तलाक ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत आम है, ठीक है। बहुत आम नहीं है, तलाक हिंदुओं में सब वर्गों में होता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ट्रिपल तलाक को कई सालों से चलता रहा। मैं फाइनल एक कंक्रीट जो है बात बता रहा हूं कि उसमें ये देखा कि ट्रिपल तलाक, अब हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान क्या है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो देखा कि एक तरफा जो है तलाक 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 बोलकर, लिखकर, मैसेज करके तलाक दे दिया गया। सारे बच्चे वगैरह को, उसके जो भी बच्चे थे सबको माँ के हवाले कर दिया गया, या बच्चे को अपने पास रखा। तो एक तरह से बड़ी स्थिति जो है बड़ी विकट हो गई। तो ऐसे बहुत सारे महिलाएं जो है वो क्या है कि वहां पे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि आर्टिकल 21 या आर्टिकल 15 या आर्टिकल 14 इन सब के आधार पर देखा जाए तो ये क्या है कि ये महिला के, जो भी पीड़ित महिला है उस पीड़ित महिला के अगेंस्ट में, ठीक है, मतलब जो पीड़ित महिला उसके पक्ष में संविधान ये कहता है कि नहीं, उनके साथ अन्याय हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि इसके साथ जो हो रहा है संविधान के उपबंधों या प्रावधानों के अनुसार वो गलत हुआ है, लेकिन इसके साथ जिसने गलत किया उसकी सजा क्या होगी, इसके लिए कानून बनाने का काम मैं तो नहीं कर सकता ना। न्यायपालिका का काम कानून बनाना नहीं है, न्यायपालिका का काम तो वो न्याय प्रदान करना है, और कानून बनाने का काम करना है किसको, विधायिका को। तो विधायिका जो है वो करेगी, और क्या है, विधायिका ने फिर कानून बनाया, और उसके तहत क्या क्या है, इस केसेस में इस तरह का ये जो है, इसमें ये सजा होगी, इसमें ये सजा किसने बनाया। तो देखिए अब आप समझो कि संविधान का जो अनुच्छेद है उसके आधार पर कानून बनाया, ठीक है। ट्रिपल तलाक गलत है, लेकिन उसका अपराध को करने वाले व्यक्ति को सजा क्या होगी, ये संसद ने कानून बनाया। तो संसद का जो कानून होगा वो साधारण कानून होगा, और वो क्या हो जाएगा, वो सर्वोच्च कानून हो जाएगा। तो सर्वोच्च जो कानून है वो संविधान सभा ने बनाया, लेकिन जो उसके आधार पर जो कानून है वो किसने बनाया, विधायिका ने, यानी संसद ने बनाया। तो संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो साधारण विधि है, और संविधान सभा ने जो कानून बनाया एक तरह से जो लिखित रूप में किया उसी को हम संविधान कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको आप ऐसे देखिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, यदि लिखित, आप देखिए इसको आप लिख लीजिएगा, यहां संविधान इधर लिखिए, दूसरी तरफ लिखिए साधारण विधि, आप एक लाइन भी खींच कर सकते हो। और संविधान क्या है, यदि लिखित है तो पराया कौन बनाएगा, संविधान सभा, ठीक है। हमने अभी अभी बताया संविधान सभा ने ही तो संविधान बनाया ना, तो यदि लिखित है तो प्राय संविधान सभा बनाएगा, और इसका आधार कोई नहीं है। लेकिन यह सर्वोच्च विधि है, हमने आपको बता दिया कि इसका आधार कोई नहीं है, ये सबसे ऊपर है, सबका ये आधार है, लेकिन इसका आधार कोई नहीं है। तो इसका आधार कोई नहीं है, इसलिए सर्वोच्च विधि है। और साधारण विधि देश का संसद बनाएगा, इसका आधार कौन होता है, संविधान, इसी के आधार पर बनाओगे। ट्रिपल तलाक गलत है, ठीक है, संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और आपको इसी संविधान के प्रावधान के अनुसार संसद कानून बनाएगा। अब देखिए क्या है, इसका आधार संविधान। अब सवाल ये उठता है कि संसद जब कानून बनाएगा तो वो कानून जो बनाया
वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार था, है या नहीं, इसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 13 का खंड 2 ये कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदान किए गए नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकारों का हनन करता है। और हनन अगर करता है तो हनन की मात्रा तक शून्य होगा। सबसे बड़ी बात कि हनन करता है या नहीं किया, या उसमें हुआ या नहीं हुआ, ये कौन देखेगा? तो इसको देखने का काम न्यायपालिका करती है। और यहीं से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने में आता है। यानी आर्टिकल 13 का खंड 2 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, वो न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू करने का राइट देता है। उसको न्यायिक पुनरीक्षण कहकर पुकारा जाता है। तो इसका आधार क्या होता है? संविधान। इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका आधार संविधान होता है। तो संविधान के आधार पर हुआ या नहीं हुआ, तो यहां पर न्यायपालिका आता है और यहीं पर फिर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें थी और आप सब ने समझा होगा। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए ये सारी चीजें, आप देखिए खुद कि आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमने क्या बताया। और आप इसी तरह से मेहनत करिए और आप मतलब एकदम तन मन से आप लग जाओ, आप एकदम जो है जी जान से लग जाइए। आप केवल हमारे डायरेक्शन को फॉलो करिए। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ वो सब आप फॉलो करिए, उसको जो है आप उसको लेकर चलिए। आप देखिएगा आने वाले समय में क्रांति नहीं हो गई, आपके मन मस्तिष्क में क्रांति पैदा अगर विषय के प्रति नहीं हो गई तो फिर आप हमें बताएंगे। मैं आज विदा लेता हूँ, कल फिर मैं एक विषय के साथ यही जिक्र करूँगा इसी के आगे कि संविधान के कितने प्रकार हैं, उसी के बारे में कुछ और बातें करूँगा। फिलहाल आज इतना ही, कल मिलता हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।